नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 20 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला बना है? ठीक है, मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला बना है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब का नया ज़िला कौन सा बना है? मलेरकोटला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये पंजाब का 23वां नया ज़िला है। ठीक है, 23वें नंबर का ज़िला है और इसको ज़िला बनाने के जो मांग है वो बहुत पहले से होती आई है। ठीक है, बहुत पहले से इसको ज़िला बनाने की मांग होती आई है। ठीक है, और प्राचीन समय में रियासत का हिस्सा भी ये ज़िला हुआ करता था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना पहल किसने शुरू की है? ठीक है, संवेदना पहल किसने शुरू की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो इसने बच्चों के लिए, जो देश के बच्चे हैं उनके लिए संवेदना पहल शुरू की है। ज़्यादातर जो बच्चे माँ बाप से बिछड़ चुके हैं या डिप्रेशन में हैं या किसी वजह से यानी उनके माता पिता की डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है वो किसने किया है? आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है, तो संवेदना पहल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 में कोविड-19 में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख की सहायता निधि एवं अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय किस राज्य ने किया है? बताइए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, है ना। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और कर्मचारी हैं वो तो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे वो कह सकते हैं राजस्व विभाग हो, है ना। ये सब अपना काम कर रहे हैं और अदर भी एम्प्लॉय जिनकी भी ड्यूटी लग रही है सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान अगर उनको कोविड से उनकी मृत्यु हो जा रही है तो वो तो कमाने वाले अपने घर के सदस्य थे, अगर वो चले जाएंगे तो परिवार तो पूरा बिखर जाएगा। तो ऐसे में 5 लाख की सहायता निधि के साथ अनुकंपा नियुक्ति देने से वो परिवार अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा आश्वस्त हो पाएगा। ठीक है, सुरक्षित महसूस करेगा और वहीं कर्मचारी भी अपने आप को क्या महसूस करेंगे? अपने परिवार के लिए सुरक्षा महसूस करेंगे और कार्य करने से नहीं डरेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेक बस्टर डिटेक्टर किसके लिए उपयोग होगा? ठीक है, फेक बस्टर डिटेक्टर जो है किसके लिए उपयोग होगा? इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए, मिसाइल पहचानने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकेंगे, कैसे रोकेगा? तो देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड में जो वर्चुअल मीटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि कोई मिलेशियस सब्सटेंट डाल दिया या कोई दूसरे व्यक्ति के स्थान पे क्या कर लिया, आ गया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को पहचानने के लिए और उनको रोकने के लिए ये फेक बस्टर ऐप बनाया गया है, यानी डिटेक्टर बनाया गया, फेक बस्टर डिटेक्टर। ठीक है, अब इससे क्या लाभ होगा? तो सोशल साइट्स में जितने भी फेक आईडी या फेक पेज बना लेते हैं, ठीक है, जो आपका दूसरे का फेस बना लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे का होना प्रेटेंड करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन जॉब का इंटरव्यू चल रहा है, अब वो क्या किया, डीप फेक एक शब्द होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा शब्द है? डीप फेक, है ना। डीप, डबल ई पी और फेक, यही वाला फेक। ठीक है, तो डीप फेक एक जो होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, हूबहू इंटरनेट की सहायता से किसी इंसान की शक्ल बना देना। ठीक है, और उसके थ्रू बात भी करवाना। ये क्या करता है, ये एक कंप्यूटर प्रणाली है ना, सॉफ्टवेयर है डीप फेक, जो क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को, बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस को क्या करता है, पकड़ता है और उसके आधार पर किसी व्यक्ति को क्या कर लेता है, जो फ़ोटो है या वीडियो है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इवन मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका डीप फेक बना के और आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। वो डीप फेक ऐप के ज़रिए आप नहीं बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे सामने वाले को लगेगा कि आप बैठे हैं और वो क्या करेगा कि जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे इंटरनेट उसका जवाब दे देगा और जॉब आपको मिल जाएगी।
क्योंकि वो तो इंटरनेट है, वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देगा वो, है ना। तो बहुत ही स्मार्टली ये वर्क करता है डीप फेक, तो उसको भी ये पकड़ सकता है। उसको भी कौन पकड़ सकता है? फेक बस्टर डिटेक्टर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, क्योंकि आया नहीं है कभी क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये 18 मई को कौन सा दिवस आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसका जो थीम वगैरह है उसको भी देख लीजिएगा, यूपीएससी में ज़्यादा पूछता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए गूगल क्लाउड ने किस कंपनी से समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स, नासा, जियो, ठीक है। तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए गूगल क्लाउड ने समझौता किया है ऑप्शन बी स्पेस एक्स से। किससे समझौता कर लिया है? स्पेस एक्स से समझौता कर लिया है। तो इसको भी याद रखना है आपको, स्पेस एक्स से समझौता करने वाली कंपनी कौन सी है? गूगल क्लाउड। और ये समझौता किस लिए हुआ है? तो इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। तो जैसे कि आप इस समय यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, और भी यूट्यूबर्स हैं अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक में बहुत सारे लोग, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में। तो वीडियोस और फाइल्स को इतना ज़्यादा अपलोड किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिटकॉइन की खरीद बिक्री ऑनलाइन हो रही है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, ठीक है, शेयर मार्केट पूरा ऑनलाइन चल रहा है। तो लगभग सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं। इस समय तो डॉक्टर से भी ऑनलाइन लोग कंसल्टेंट कर रहे हैं ना, कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग सभी काम ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है। जो हाथ से, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह को छोड़ दे अगर मेडिकल फील्ड में, तो बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, एजुकेशन पूरा ऑनलाइन चला गया है, ठीक है। तो ऐसे में इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़रूरी है, और इस स्पीड को प्राप्त करने के लिए स्पेस एक्स ने सैटेलाइट का पूरा एक सिस्टम क्या किया है? भेज दिया है, और ये बहुत तेज़ इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसलिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स कंपनी से, किस कंपनी से? स्पेस एक्स कंपनी से क्या किया है? समझौता किया है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आश्रम विद्यालयों में डिजिटल परिवर्तन हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया है। अब अगर आप आश्रम विद्यालयों को देखा जाए तो आश्रम विद्यालय दो टाइप के हैं। एक तो जो प्राइमरी और कह सकते हैं मिडिल स्कूल के लिए जो आश्रम बने हैं गांव स्तर पे वो हैं, और उसके अलावा एकलव्य विद्यालय जितने हैं वो भी आश्रम हैं। तो वहाँ पे जो डिजिटल परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं स्वयं एक आश्रम में गया था, ठीक है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस आश्रम का। वहाँ पे करीब 10 कंप्यूटर थे, ठीक है, और 10 में ही पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी, और ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो थे उनके कीबोर्ड्स और जो मॉनिटर वगैरह थे उसको क्या बुरा हाल था, मतलब, है ना, उसका कोई देख रेख नहीं था, और मेरे ख्याल से कभी चालू भी नहीं होते थे वो कंप्यूटर, लेकिन पड़े हुए हैं, है ना। 10-10 कंप्यूटर एक एक आश्रम में पड़े हुए हैं और कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई यूज़ नहीं है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता जो हुआ है ये निश्चित तौर पे परिवर्तन लाने में सक्षम होगा, क्योंकि भविष्य जो है वो इंटरनेट का है, डिजिटल युग है, ठीक है। तो आश्रम, और जैसे कि एकलव्य तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन आश्रमों में मैंने देखा है बहुत से आश्रमों में कि वहाँ प्रोजेक्टर भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन क्या नहीं है? स्किल नहीं है। अगर वो स्किल आ जाए वहाँ के टीचर्स में, है ना, वहाँ के स्टाफ में, तो उन्हीं चीज़ों का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से होगा, और जो सरकारी संसाधन है, जो धन का व्यय किया गया है, उसका जो क्या अपव्यय से होकर वो क्या हो जाएगा? सद्व्यय हो जाएगा, है ना। तो ये कोशिश बहुत अच्छी है अगर ये कारगर हुई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में न्यूज शोकेस लॉन्च किया है? फेसबुक, याहू, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गूगल, ठीक है। तो गूगल ने क्या लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है न्यू शोकेस, ठीक है। अब न्यूज़ शोकेस लॉन्च क्यों किया है गूगल ने? तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है ताकि न्यूज़ पोर्टल जितने हैं वो न्यूज़ शोकेस के जरिए अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकें गूगल के माध्यम से। मतलब अगर गूगल में वो अपने ऐड को, यानी अपने न्यूज़पेपर को डालते हैं, उनके न्यूज़पेपर को कोई यानी एक्सप्रेशन आता है ना, यानी आप गूगल सर्च करते हैं किसी न्यूज़ को तो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल दिखते हैं, है ना। आप जैसे ही उसको खोलोगे तो
क्या होगा, गूगल उसे कुछ कमा लेगा, धन कमा लेगा, कुछ ऐड चलेंगे उसमें, कुछ चलेगा, है ना, उसके थ्रू वो कमाएगा, तो उसका कुछ परसेंटेज अब वो क्या करेगा, उस न्यूज़पेपर को भी देगा। ये बात शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले फेसबुक और ये गूगल से ये डिमांड की थी कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है। तो अब गूगल ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया तुरंत, बोले हाँ ये बिल्कुल सही बात है, सही मांग है कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह तो आजकल ज़्यादा बिकते नहीं हैं, और ऊपर से उनकी न्यूज़ जो है फ्री में चल रही है, तो उनका कमाई कहाँ से होगी, है ना। तो उनकी न्यूज़ अगर कोई ऊपर से गूगल साइट से पढ़ लेगा तो गूगल उसको कुछ पैसे ज़रूर देगा, ठीक है। तो न्यूज़ शोकेस जो है ये इसीलिए बनाया गया है और इसे भारत में लॉन्च कर दिया गया है। भारत के न्यूज़पेपर भी अब इसमें रजिस्टर करके अपनी जो कमाई है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम क्या हैं? गोदावरी, कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा कावेरी, नर्मदा ताप्ती या स्वर्ण रेखा महानदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णा और ताप्ती नदियाँ, सॉरी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। अब ये कहाँ बहती हैं इसको ज़रा से देखते हैं। तो यहाँ आप भारत का नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत के नक्शे में हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पे बहती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें आपको देखना है वो देखना है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम होता है आपका इस क्षेत्र से, ठीक है। इसको मान लीजिए ये अमरकंटक का पठार है ना। अमरकंटक के पठार से निकलती है आपकी नर्मदा नदी और ऐसे करके यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसके जो उत्तर का क्षेत्र है, ठीक है, वो है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा जो पर्वत है ये है आपका विंध्याचल पर्वत, और इसके नीचे साइड पे यहाँ पे क्या है, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो ऊपर साइड पे हो गया विंध्याचल पर्वत, नीचे साइड पे हो गया सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों पर्वत के बीच का जो स्थान है वही क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ताप्ती नदी को देखा जाए तो ताप्ती नदी भी ये सतपुड़ा पर्वत की जो मुल्ताई पहाड़ी वहाँ से निकलती है ऐसे, ठीक है। तो इसको याद रखना है ताप्ती नदी को, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये दोनों ही नदियों को आपको याद रखना है। पहली कौन सी है, नर्मदा, और दूसरी नदी कौन सी है, आपकी ताप्ती नदी है, ठीक है। तो इनको दोनों को याद रखिएगा। अब नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मैंने बताया आपको किस पठार से होता है, तो अमरकंटक के पठार से होता है, ठीक है। तो अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग 1057 मीटर है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की जो कह सकते हैं इस पर क्या स्थित है, तो भेड़ा घाट जलप्रपात जबलपुर के पास स्थित है ना, जो बहुत ही सुंदर है। और इसके अलावा ये जो नदी है एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। एस्चुरी और जो डेल्टा है उस पर बात करेंगे किसी दिन, ठीक है। फिर ताप्ती नदी जो है ये बैतूल ज़िले से निकलती है ना, बैतूल ज़िले के मुल्ताई पहाड़ी से, ठीक है। और ये पहाड़ी जो है वो 722 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंची है, ठीक है। और जो ये ताप्ती नदी है इसके तट पर सूरत शहर स्थित है, ठीक है। और ये 7 से 24 किलोमीटर लंबी शहर है, ये लंबी नदी है, सॉरी। और इसकी जो सहायक नदी है वो है पूर्णा नदी, है ना, पूर्णा इसकी सहायक नदी है, और ये भी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही नदियाँ किस ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना। बाकी नदियाँ ज़्यादातर भारत की पूर्व की ओर बहती हैं, और ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। अगर ये नदियाँ आपको समझ में आ गई हों तो थोड़ी गोदावरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये साइड है, इस साइड में यहाँ पे है आपका पर्वत पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती है, एक है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा और तीसरी है कावेरी, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर के साथ ही भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर कृष्णा की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 805 किलोमीटर लंबी कौन है, कावेरी है, ठीक है। 805 किलोमीटर लंबी कौन है, कावेरी। तो 3 प्रमुख नदियां हैं। और जो गोदावरी नदी का उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, है ना। और कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो आपका कह सकते हैं महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आपका उद्गम होता है किसका, कावेरी नदी का, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर से किसका उद्गम होता है, गोदावरी का, महाबलेश्वर से कृष्णा का, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी का, ठीक है। तो इतना आप नदियों में याद रखिएगा, दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ना। तो ऑप्शन है आपका तुंगभद्रा, शरावती,
ठीक है, पेन्नार और पेरियार, ठीक है। तो तुंगभद्रा, पेन्नार शरावती और पेरियार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शरावती, ठीक है। शरावती नदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो यहाँ आप इस जलप्रपात को देख सकते हैं, ये है आपका जोग फॉल, ठीक है, 2016 की ये इमेज है, ठीक है। तो सिद्धपुर तुलक, है ना, सागरा तालुका में है ना, तालुका में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप कि ये है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। और ये अब यहाँ आप इसकी हाइट देख सकते हैं, हाइट जो है वो 253 मीटर या 830 फीट है ना। और जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं ये 4 हैं। इसका नाम भी है राजा, रानी, रोरर, रॉकेट, ठीक है। 4 नाम हैं जो फॉल वहाँ पे गिर रहे हैं, उसके नाम हैं राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये शरावती नदी पे स्थित है, मैंने पहले ही बताया है आपको, ठीक है। और जब जोग फॉल अपने उफान में रहता है तो कुछ इस हिसाब से दिखता है, ये भी वही फॉल है ना। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ इस तरीके का स्वरूप आता है इसका। बहुत सुंदर फॉल है ना। कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित है जोग वाटरफॉल? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं अब रिवीजन प्रश्न। तो ये हैं 12 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 12 मई का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर 12 मई का वीडियो देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको इंड स्क्रीन में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11 मई का। अब इन प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 98, पोखरण, इनमें से कोई नहीं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है? कॉलोनियल पाइपलाइन, फ्लोरिडा पाइपलाइन, न्यूयॉर्क पाइपलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना, कॉलोनियल पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डॉजेकॉइन को पेमेंट के लिए मान्यता दी है? नासा, स्पेसएक्स, अमेजॉन या वॉलमार्ट? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा इन गांधार पुस्तक के किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी, संगीता गुप्ता, गीता कुमार, इनमें से कोई नहीं, बताइए किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की रिपोर्ट में कोरोना वायरस को चीन का बायो वेपन बताया गया है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ब्रिटेन? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? पेरिस, लंदन, बर्लिन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकार, नृत्य, गायन या वास्तुकार? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने किस देश पर हमला किया है? फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब या लीबिया? तो बताइए इजराइल और किस देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कौन सा आतंकवादी संगठन है या रिवॉल्यूशनरी जो भी बोल लीजिए, है ना। तो आतंकवादी संगठन कौन सा है जिसके ऊपर इजराइल हमला कर रहा है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये हमला हो रहा है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। कई सारे वीडियो इस पर बन चुके हैं। आयरन डोम वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, इससे पहले जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने इस बात को बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।